नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया पहुंच रहे हैं। ये उनका इस साल का 7वां बिहार दौरा है और इस बार वो सीमांचल के बिहार और नई इमारत लिखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:20 पर चूनापुर एयरबेस पर उतरेंगे और फिर सड़क मार्ग से पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल पहुंचेंगे, जहां वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और करीब 15 मिनट तक निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गुलाम बाग शीशाबाड़ी स्थित सभा स्थल के लिए रवाना होंगे, जहां वो करीब 1.5 घंटे तक रुकेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और राज्य को 36,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही कई रेल लाइंस परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा, जिसमें अर्रिया, गलगलिया और विक्रमशिला कटरिया रेल प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना के तहत 40,920 लाभार्थियों को गृह प्रवेश की सौगात देंगे। थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोसी मेची लिंक, पेयजल परियोजनाएं और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जैसी योजनाओं की भी नींव रखी जाएगी। राजनीतिक लिहाज से भी यह दौरा बेहद अहम है। पूर्णिया की इस रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे एनडीए के सभी सहयोगी नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे दिग्गज नेता। यह रैली सीमांचल में एनडीए की एकजुटता और ताकत का बड़ा प्रदर्शन मानी जा रही है। तो सीमांचल से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्म है और विकास की लहर भी चल रही है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस मेगा रैली का असम बिहार की राजनीति और चुनावी गणित पर कितना पड़ता है। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव नज़दीकी हैं और इस चुनाव को लेकर चाहे एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, उन्होंने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार को सौगात दे रहे हैं ताकि लोगों को एनडीए की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें और चुनाव में वोट बैंक को अपनी ओर खींच सकें। नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम बड़े नेता, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान इस रैली में शामिल रहेंगे। और पीछे हमने देखा था कि बिहार के दौरे पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी नजर आए थे। चूँकि बिहार में चुनाव नज़दीक हैं और चाहे एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, उन्होंने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। दोनों ही पार्टियां वोट बैंक को लुभाने में लगी हुई हैं ताकि इस बार फिर से नीतीश कुमार को जिताया जा सके। और अब देखना होगा कि जो सीएम की गद्दी है किसको सौंपी जाएगी। रणनीति दोनों ही एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, उनकी रणनीति लगातार, और एसआईआर की भी वहाँ पर काफ़ी चर्चा रही, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं मनोज कुमार, कांग्रेस के सांसद हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। मनोज जी, प्रधानमंत्री मोदी का इस 7वां दौरा है, कैसे देखते हैं इस दौरे को? क्या ये जो इस चुनाव में कुछ फायदा होगा इन सौगातों को देने के जरिए से? आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार का 14 करोड़ जनता जो है इस बार जी, एक एक जनता पूछ रहा है कि आपका तो देश में हर जगह आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं और मंच से उनका यही कहना होता है कि ये मोदी जी का गारंटी है, ये मोदी का गारंटी है जी। तो उसी गारंटी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी वो जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं और बिहार में ये पहला दौरा नहीं है। अभी तो बहुत बार वो पिछला समय गए हैं, आप देखे होंगे। वो मतलब हमारे सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भी वो आए थे, विक्रमगंज में जी। तो उनका दौरा हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मेन मुद्दा जो है बिहार के लोगों के तरफ से है, वो सवाल जो है जब जा ही रहे हैं तो मेन जो सवाल वो ये है, पूछ रहे हैं, नौजवान पूछ रहे हैं पेपर लीक के ऊपर में सवाल, पेपर लीक क्यों बार बार हो जाता है, बार बार नौजवानों को क्यों रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है जी। किसान पूछ रहे हैं कि खाद कब तक, खाद से हम लोग को किल्लत, जो खाद की किल्लत है कब तक छुटकारा आप हम लोग को देंगे जी। नौजवान पूछ रहे हैं कि कब तक हम लोग को रोजगार मिलेगा, जो करोड़ों लोग मिल करके और पढ़ करके और हम परिवार वाले भी नमक रोटी खा करके भीख मांग करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब एबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं तो रोजगार नहीं मिलता है जी। तो कब तक वैसे बच्चों को रोजगार मिलेगा?
सवाल जी। उनसे ये भी होगा, आपके माध्यम से मैं भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जी। सांसद होने के नाते मेरा सवाल ये रहेगा कि नमामि गंगे के नाम पर आप पवित्र नदी गंगा जी को साफ करने का आपने बीड़ा उठाया था, गारंटी भी दिया था भारत देश के लोगों को और बिहार के लोगों को भी, तो कब तक गंगा जी साफ होंगी? मनोज तो कुमार जी, मैं ऐसी एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि इस बार आपको क्या गणित लगता है, किसका पलड़ा भारी है? तेजस्वी यादव क्या बाजी मार पाएंगे? हम हवा में नहीं बोल रहे हैं ना, हम ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं। अभी हमारा मत अधिकार यात्रा चला, उसमें आपने देखा सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग किस प्रकार से एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा और जन समर्थन हम लोगों को मिला जी। तो मतलब पलड़ा तो आपको भी मालूम है, पलड़ा तो सबको मालूम है। और आप देख लीजिए बिहार के सभी जाति सभी धर्म के लोगों का इस बार जो आकर्षण है, इस बार जो मांग है वो इंडिया गठबंधन है। इस बार जो मांग है आदरणीय राहुल गांधी जी है, इस बार जो मांग है आदरणीय तेजस्वी यादव जी। इंडिया गठबंधन का सरकार पक्का बनेगा बिहार में, आप ये लिख लीजिए। और ये लोगों का, वहां के लोगों का मांग है जो पलायन कर गए 3 से 4 करोड़ लोग, उन लोगों का पुकार है कि इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा बिहार में। मनोज कुमार जी, एसआईआर की प्रक्रिया ये पहली बार नहीं है जो किसी राज्य में हो रही हो, ये होती चली आ रही है, तो उसको लेकर इतनी बहसबाजी गर्मा गर्मी क्यों? कहा जा रहा है कि वोट चोरी का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये प्रक्रिया होती रही है जी। ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है जी। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि जब जिस राज्य में चुनाव हो 2-3 महीना और वहां पर आप एसआईआर लाएं और एसआईआर ला करके आप 65 लाख लोगों को वोट काटें, आप एसआईआर ला करके जो पिछला वोट में मतदान किया हो उसको आप वोटर लिस्ट से निकालें। एसआईआर का प्रक्रिया के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से मतलब इलेक्शन कमीशन को मैं पूछना चाहता हूं कि वो बताए जो 3 से 4 करोड़ जनता जो पलायन कर गया बिहार से, उसको आपने लाने का क्या व्यवस्था किया? शराबबंदी के नाम पर जो आपने लाखों लोग को जेल में डाला, उसका नाम कैसे जुड़ा? इन सारे मुद्दों को भी तो अच्छा सवाल हम किससे पूछेंगे जी? जनता का जब आप नाम काटे हैं 65 लाख लोगों को जी, तो ये सवाल किससे हम करेंगे? जब हम सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से तो उसका वकालत करने लगता है सरकार जी। तो सवाल तो सबको पता है कि जब वकालत कर रहे हैं तो ये सब दोनों लोग मिले हुए हैं और मिल करके ये खेल खेल रहे हैं। हमारे नेता आपने देखा कि जो वोटर्स हैं वो अपने घर में आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने उनके साथ चाय पिया और आपने तो उनको मरा हुआ घोषित कर दिया अपने लिस्ट में। आपने ये भी देखा होगा कि सरकार के मिनिस्टर गिरिराज जी ने जिसका श्राद्ध कार्यक्रम में गया था उसका वोटर लिस्ट में नाम था जी। इन सारे सवालों को आप बताइए कि लोकतंत्र में क्या हमें सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं है? जी। मनोज कुमार, मालूम है कि आप एसआईआर करेंगे, आप एसआईआर हमारी एक न सुनेंगे जी, लेकिन आप मुझे बताएं कि सवाल जहां गलती होगा हम सवाल किससे करें? जी। मनोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सारी बातें साझा करने के लिए। करेगी वो ये गद्दी किसको सौंपेगी? इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर हैं, जहां वो बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और सीधे लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानेंगे। राहुल गांधी आज सुबह करीब 10 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से वो सीधे अजनाला और रामदास के गांवों की ओर रवाना हुए, जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। राहुल गांधी ने हवाई सर्वेक्षण के बजाय गांव-गांव जाकर लोगों से सीधी बातचीत का रास्ता चुना है। वो बाढ़ पीड़ितों की ज़मीनी हकीकत खुद जाकर देखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से दूरी बनाई है। अजनाला और रामदास के बाद राहुल गांधी गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक के गुरचक गांव और दीना नगर के मकौड़ा पत्तन इलाके में भी बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो किसानों और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर प्रशासन की मदद और राहत व्यवस्था का भी फीडबैक लेंगे। राहुल गांधी का ये दौरा राजनीति से ज़्यादा मानवीय पहलू लिए हुए है। वो लोगों के बीच जाकर न सिर्फ हालात समझना चाहते हैं बल्कि उनकी आवाज़ को संसद तक ले जाने का भरोसा भी दिला रहे हैं। बाढ़ से बेहाल पंजाब के लिए दौरा कितना असरदार साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के नेता विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए एक और कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से इस वक्त की सबसे दुखद खबर आ रही है। रामलला और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं की बस भीषण हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में अब तक 4 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा वाराणसी लखनऊ हाईवे पर लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सिहीपुर के पास हुआ, जहां छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालुओं से भरी एक एसी बस
आगे चल रहे ट्रेलर से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ड्राइवर का कैबिन पूरी तरीके से पिचक गया। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ के मुताबिक ओवरटेक के दौरान ड्राइवर से नियंत्रण खो दिया और बस ट्रेलर में जा भिड़ी। हादसे में आशा भावल, रेखा बर्निक, गुलाब और बस ड्राइवर दीपक की मौके पर मौत हो गई। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ ही हालत नज़दीक नाजुक बनी हुई है। बस में सवार सभी यात्री छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और ये सभी धार्मिक यात्रा पर निकले हुए श्रद्धालु थे। घटनास्थल पर पहुंचे श्रद्धालुओं के परिजनों का हाल बेहाल है। कल मैक्सिको सिटी के इस्टापालापा क्षेत्र में एक भयानक हादसा हुआ है, जहां अचानक जमीन से 8 मीटर गहरा सिंक होल खुल गया। इस गहरे गड्ढे में एक सोडा लदा ट्रक बुरी तरीके से डूब गया। ट्रक का वाहन और चालक दोनों अंदर फंस गए, जिससे भारी संकट पैदा हो गया। राहत एवं बचाव दल ने 12 घंटे तक क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकालने का प्रयास किया। इन प्रयासों के बाद आखिरकार ट्रक को सिंक होल से निकाल लिया गया। खुशखबरी की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की बजाय कोई खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने बचाव टीम की तारीफ की है। मैक्सिको सिटी में बढ़ते सिंक होल की समस्या को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इलाके में जांच और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। नेपाल में जेन ज़ी प्रदर्शन के बाद हालात अब सामान्य हो रहे हैं। देश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। सुशीला कार्की ने हिंसा में जान गंवाने वाले 72 लोगों को शहीद घोषित किया है। सरकार ने मृतकों के परिवार को 10 लाख मुआवजे का भी ऐलान किया है। घायलों का इलाज और मुआवजा भी सरकार उठाएगी। अंतरिम प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सरकार पुनर्निर्माण और निजी संपत्तियों के मुआवजे की बजाय उपाय करेगी। सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भी सजग रहेगी। सुशीला कार्की ने जेन ज़ी प्रदर्शन को नेपाल के इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। उन्होंने हिंसा के पीछे की साजिश की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने हिंसा में 72 मौतों और 191 घायलों की पुष्टि की है। नेपाल को जेन ज़ी प्रदर्शन की हिस्सा से लगभग 3 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। इससे देश की आर्थिक वृद्धि दर 1% से कम रहने का अनुमान है। मार्च 2026 के चुनावों में भी भारी खर्च होने की उम्मीद है। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार BMW कार ने मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी है। मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी दोनों जोरदार टक्कर लगने से दूर जा गिरे। इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतक दिल्ली के हरिनगर के रहने वाले थे और वे वित्त मंत्रालय में नौकरी करते थे। घटना के वक्त दोनों मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। BMW कार का चालक गुरुग्राम का निवासी बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। ये घटना फिर से दिल्ली में बढ़ती तेज रफ्तार की समस्या और सड़क सुरक्षा की अनदेखी की ओर ध्यान खींचती है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही दोषी को पकड़ने का दावा कर रही है। हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील करते हैं ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा ना हो। क्या ये पूरा मामला था? तो मेरे मम्मी पापा सुबह 11 बजे बंगला साहिब के लिए निकले थे बाइक पे, और उसके बाद उन्होंने कर्नाटका भवन में लंच करा और करीब 1-1:30 बजे के आसपास वो धौलाकुआं पे थे, वापस घर की तरफ आ रहे थे और एक उनका एक्सीडेंट हो गया एक BMW गाड़ी के साथ। तो वहाँ से वो उनको यहाँ पे लेके आए 22 किलोमीटर दूर, जो डजंट मेक सेंस। और शायद अगर कहीं पास में जाते, क्या पता मेरे पापा बच जाते जिनकी डेथ हो गई है। एंड मम्मी की भी काफ़ी इंजरीज हुई थी, उनको हेड इंजरी हुई इवन दो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल प्रीतमपुरा के मौर्या एन्क्लेव CP ब्लॉक में आर्य समाज मंदिर के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। मन साझा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका आर्य समाज से गहरा नाता है। उन्होंने बताया कि जब पहली बार चुनाव लड़ा था तब भी उन्होंने आर्य समाज मंदिर में हवन कराया था। चुनाव जीतने के बाद और मुख्यमंत्री निवास में गृह प्रवेश के समय भी उन्होंने सही किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का आशीर्वाद उन्हें मिला है, जिसकी वजह से अब वे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती, लेकिन उनका मन अब आर्य समाजी बन गया है। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वे दिल्ली की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहती हैं। खासकर शालीमार बाग विधानसभा और पीतमपुरा क्षेत्र में अधूरे कार्यों जैसे सड़कों, पार्कों और नालियों के निर्माण को जल्द पूरा करना उनकी प्राथमिकता है।
साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सभी अधूरे कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।